तो हेडिंग डालिए आज। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स। तो इरिगेशन का एडवांस है, आप चाहे तो इसको चैप्टर 5 कंसिडर कर सकते हैं या आप चैप्टर 1 ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लिख सकते हैं इरिगेशन में, क्योंकि ये भी पढ़ना होता है। अभी जैसे आपने ये देख लिया था लास्ट क्लास में कि कितना डिस्चार्ज, कितना मेन डिस्चार्ज होना चाहिए, कैनाल का कितना कैपेसिटी होना चाहिए डिजाइनिंग के लिए। वो क्यों निकालना, तो आपको आ गया डिस्चार्ज निकालना। तो भाई एज ए सिविल इंजीनियर मुझे कैनाल जो लेके जाएगी, जो कन्वेंस प्रोवाइड करूंगा मैं, उस कन्वेंस को डिजाइन भी तो करना है ना। कैनाल को डिजाइन कौन करेगा? आप लोग ही करेंगे ना, सिविल इंजीनियर का काम है वो, है ना। इसलिए वंस वी हैव डिसाइडेड दैट हाउ मच डिस्चार्ज is to be delivered or how much the maximum discharge which is to be delivered, corresponding to that discharge we can design our conveyance system. So in the hydraulic structure first we will design the canal. So today we will start with the canal system. तो कैनाल तो सबको पता ही है क्या होती है ना। दिस इज द कैनाल एंड आपको दिखाई दे रहा है सराउंडिंग फील्ड है, सारे इरिगेशन फील्ड है। नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ कैनाल. A canal is a conveyance structure. A canal is a conveyance structure which carries the water from source to the field. Which carries the water from source to the field. Full stop. A canal is an open channel. A canal is an open channel in which flow of water takes place. In which flow of water takes place under gravity and under atmospheric pressure. जो कैनाल में फ्लो हो रहा है वो अंडर ग्रेविटी हो रहा है एंड दैट टॉप सरफेस ऑफ द कैनाल वाटर इज सब्जेक्टेड टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो जरूरी नहीं है कि जो आपका कैनाल है जिसको हम ओपन चैनल फ्लो बोल रहे हैं, इट इज रनिंग अंडर ग्रेविटी. इट डजंट मीन कि कैनाल कभी क्लोज नहीं हो सकता है. कैनाल अगर किसी टनल से पास करना पड़े तो तब तो क्लोज हो जाएगा. टिल top water surface of the canal is subjected to the atmospheric pressure, so it is still open channel flow. ओपन का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है कि ये ऊपर से ओपन है कि क्लोज है. ओपन चैनल का मतलब है द चैनल इन विच द फ्लो इज अकरिंग अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. तो इफ अ क्लोज कंड्यूट इज देयर, कंड्यूट क्या है? कन्वेंस सिस्टम. अब पाइपलाइन को आप कंड्यूट बोल सकते हो, बड़ी पाइपलाइन को कंड्यूट बोल सकते हो. तो अ क्लोज कंड्यूट इन विच पार्शियल फ्लो इज अकरिंग. पार्शियल फ्लो मतलब फुल रनिंग नहीं है, यानी जो पूरा फुल होके नहीं, भर के नहीं चल रहा है ना. इट्स रनिंग पार्शियली, यानी जो आपका डेप्थ है वो फुल फ्लो नहीं है, हाफ फ्लो है, 2/3 फ्लो है ना, या 3/4 फ्लो है. दैट इज कॉल्ड partial flow. So a closed conduit with partial flow is also termed as open channel flow because that is also subjected to the atmospheric pressure, right? So next point लिखिए. A canal
कैन बी अ क्लोज सेक्शन, a canal can be a closed section with partial flow, with partial flow. Next point, in irrigation engineering, canal is considered as the single purpose project. In irrigation engineering, canal is considered as the single purpose project which is only used for, which is only used for irrigation purpose. But nowadays a canal project can be used as multi-purpose. Canal project can be used for multi-purpose. Like, आप बताइए किस लिए और यूज कर सकते हैं इरिगेशन के अलावा इसको? हम्म, नेविगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और हाइड्रो पावर जनरेट कर सकते हैं, जैसे हमने आपको फॉल्स के केस में बताया था, शारदा फॉल एक एग्जांपल है गंगा रिवर पर। तो इससे हम हाइड्रो पावर भी जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर सप्लाई के लिए यूज नहीं कर सकते इस पानी को आप? ड्रिंकिंग वाटर के लिए कर सकते हैं ना, ट्रीट करो, है ना? तो मुझे भाई लेके तो आना पड़ेगा ना कहीं सोर्स से पानी को, तो कैनल के थ्रू लेके आओ। तो लाइक में लिखो, लाइक ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, हाइड्रो पावर जनरेशन, नेविगेशन, एटसेट्रा। नेक्स्ट हेडिंग, टाइप ऑफ कैनाल। So on the basis of the features, we may classify the canals as ridge canal, side slope canal, contour canal. ठीक है? So write down the first, ridge canal. रिज का मतलब पता होता है? रिज क्या होती है? रिज, दावत एसरिंग, रिज क्या होती है? फीडर, हाँ, गोली, भादों, हाईएस्ट लेवल ऑफ अ पॉइंट। पॉइंट का कौन सा हाईएस्ट लेवल होता है? किसी चीज के का हाईएस्ट पॉइंट तो होता हो सकता है, पॉइंट का हाईएस्ट लेवल बोल रहा है मौसम। हम्म, हाईएस्ट तो बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, किसका हाईएस्ट?
माउंटेन्स का जो पीक्स है ना उसको रिज बोलते हैं हम, और उन पीक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को रिज लाइन बोलते हैं हम। ठीक है, जैसे ठीक, दिखाई दे रही है क्लियर पिक्चर? व्हाट इज रिज लाइन नाउ? दिस इज द रिज लाइन। समझ में आ गया? यानी कि ये पीक पॉइंट है और इसके इधर डाउन स्लोप इधर है और डाउन स्लोप इधर है, दोनों तरफ। समझ में आ गया? तो अब रिज कैनाल क्या होगी लिखेंगे बाद में, समझ लेंगे अब पहले। आपको ये तो पता हो गया कि ये रिज लाइन होने वाली है ना? अब 3D में देखें तो ऐसा जाएगा ये। मैं 2D में देखता हूँ। 2D में अगर मैं कैनाल इसको कटिंग करके कैनाल बना लूँ यहाँ पे, समझे? मैंने क्या किया, कटिंग कर लिया। पीक तो ना इसकी कटिंग कर दी। अब कोई स्टूडेंट ये तो नहीं सोच रहा कि यार इतने ठोप पे कैनाल क्यों बना रहे हो आप? कैनाल यहाँ नहीं बन रही है। कैनाल एक्चुअली बनेगी लो लाइंग एरिया पे ही, लेकिन अलोंग द रिज लाइन बनेगी। यहाँ से सिर्फ मैंने रिज का मतलब समझाया आपको, यानी कि रिलेटिवली फ्लैट ग्राउंड पे जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर कैनाल बनती है। यहाँ पे थोड़ी कैनाल बनेगी। यहाँ पे कहाँ से कैनाल बनाओगे और पानी कहाँ से लेके आओगे? तो यहाँ से तो बस ये समझना है कि रिज लाइन का मतलब हो गया पीक पॉइंट। जब भी रेनफॉल होगा बेटा, यहाँ से नेचुरल स्ट्रीम कभी भी रिज के ऊपर इस तरह वापस नहीं आ सकती है, कोई क्रॉस नहीं कर सकती है। और क्रॉस नहीं करेगी तो इसका एक बेनिफिट मिलेगा मुझे, कि मुझे कभी भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क नहीं बनाना पड़ेगा यहाँ पे एडिशनली। अगर मैं रिज लाइन के अलोंग कैनाल को बना दूं तो कोई भी नेचुरल स्ट्रीम मेरी कैनाल को क्रॉस नहीं करेगी, जिसकी वजह से मुझे सुपर पैसेज, है ना, या साइफन एक्विडक्ट्स ये सब नहीं बनाने पड़ेंगे बाद में। तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसमें मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल स्ट्रीम कभी क्रॉस कर पाएगी क्या इस लाइन को? अब इसी रिज लाइन को आप रोलिंग टेरेन पे लेके जाओ। रोलिंग टेरेन पे भी तो हाई एलिवेशन पॉइंट्स होंगे ना। तो अगर हम कैनाल को उस हाई एलिवेशन पॉइंट्स पर ही डिजाइन कर दें तो नेचुरल स्ट्रीम कभी क्रॉस नहीं करेगी, और तो कभी का आपको क्रॉस ड्रेनेज वर्क बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे का कैनाल विच इज लाइंग अलोंग द रिज लाइन ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड एज रिज कैनाल। रिज कैनाल का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप माउंटेन की पीक पे जाके कैनाल को बनाओ। इसका मतलब सिर्फ यही है कि रिज कैनाल ऐसी कैनाल है विच इज लेड अलोंग द पीक पॉइंट्स ओवर अ टेरेन, किसी भी टेरेन पे, चाहे वो आपका प्लेन हो, रोलिंग हो, है ना। और माउंटेन पे तो खैर ऑब्वियसली इतनी हाइट पे कैनाल नहीं बनेगी, लेकिन यहाँ से जो वर्ड निकल के आया वो वहीं से निकल के आया, पीकेस्ट पॉइंट्स। ठीक है, नाउ राइट डाउन द कैनाल विच इज अलाइंग the canal which is along along a ridge line. I am repeating, the canal which is lying along a ridge line in plain area is known as ridge canal, is known as ridge canal। अगर यहाँ से आप स्लोप डाल के देखें इसका, ये सेंटर हो गया ना, तो यहाँ से जो स्लोप होगा बोथ साइड क्या है,
डाउनवर्ड है ना। फ्लो देख रहे हो ना, ये नीचे की तरफ है, यहाँ से भी नीचे की तरफ है। तो जो मेरी सेंटर लाइन होगी वहां से नीचे की तरफ स्लोप होगा हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट, द एडवांटेजेस ऑफ रिज कैनाल्स आर, द एडवांटेज ऑफ रिज कैनाल आर, नंबर वन, irrigation can be performed irrigation can be performed under gravity in both the sides, in both the sides। क्या मतलब है? सपोज जैसे ये कैनाल है और ये कैसे रिज कैनाल है, रिज कैनाल है तो यहाँ का एरिया भी क्या है, डाउनवर्ड स्लोप पर है, यहाँ का एरिया भी क्या है, डाउनवर्ड स्लोप पे है, बोथ साइड क्या है, डाउनवर्ड है। तो आप इस तरफ भी पानी दे सकते हो, इस तरफ भी पानी दे सकते हो, पंपिंग की जरूरत किसी भी तरफ नहीं पड़ेगी। ठीक है। पॉइंट नंबर टू, द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज नॉट रिक्वायर्ड, the construction of cross drainage work is not required as a natural drain cannot run against the gravity, as a natural drain cannot run against the gravity। ऑब्वियस है ना, जैसे यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें, तो जब भी प्रेसिपिटेशन होगा, रेनफॉल होगा, तो रेनफॉल होगा तो नीचे की तरफ चली जाएगी, जो भी प्रेसिपिटेशन होगा वो डाउन जाएगा ना, कभी अगेंस्ट द ग्रेविटी तो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। और अगर नहीं जाएगा तो कभी भी कैनाल को कोई भी, चाहे वो छोटी स्ट्रीम हो या फिर वो बड़ी रिवर हो, जो भी नेचुरल स्ट्रीम है वो कभी क्रॉस नहीं करेगी। और अगर क्रॉस नहीं करेगी, या आपकी कैनाल जा रही थी, सोचो उस तरफ से एक स्ट्रीम आ जाता, तो मुझे क्या करना पड़ता, स्ट्रक्चर बनाना पड़ता ना, या तो कैनाल को नीचे से लेके जाता या ऊपर से लेके जाता, है ना। क्या हो सकता है, मैं जंक्शन करा देता। ठीक है। तो ऐसे में ये कब पॉसिबल है, जब एलिवेशन पॉइंट्स लगभग सेम रहे, तब ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरा तो ये रिज कैनाल है, ये हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो कभी भी नेचुरल स्ट्रीम तो अलोंग द ग्रेविटी ही फ्लो करेगा, तो कभी भी कोई भी नेचुरल स्ट्रीम मेरी कैनाल को क्रॉस नहीं कर सकता है। ये कैनाल जा रही है तो सब लोग दूर दूर से निकल जाएंगे, इसके पास कोई नहीं आ सकता क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट पे है। तो ऐसा होने से मुझे कोई भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क बनाने की जरूरत नहीं है। देख लिया सेकंड पॉइंट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज नॉट रिक्वायर्ड एज a natural drain cannot run against the gravity। now make a point, एक नोट बनाइए, the ridge canal cannot be aligned in hilly area, the ridge canal cannot be aligned in hilly area। अभी हिली एरिया से ही रिज समझा है और यहीं पे नहीं बना सकते हम इसको, कोई एक रीजन दो क्यों नहीं बना सकते भाई इसको। हम्म, हिली एरियाज में क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि फ्लो अंडर ग्रेविटी होना है ना। और हिली एरिया का टेरेन में कभी वैली है, कभी हिल है ना, कभी अप ग्राउंड है, कभी डाउन, तो ग्रेडियंट ऊपर नीचे हो रहा है। अब मान लो कि यहाँ से, जैसे यहाँ से तो मैं फ्लो करा दूंगा, वहां से आ रही है, चलो क्या ना, अंडर ग्रेविटी आ रही है, नीचे भी आ गई, वाह। अब ऊपर कैसे चढ़ेगी अंडर ग्रेविटी, नहीं चढ़ सकती है ना, क्योंकि एलिवेशन अप एंड डाउन है, कैनाल हैज टू फ्लो अंडर ग्रेविटी, so there should be always a downward gradient, है ना। तो इसलिए हिली टेरेन में, हिली एरियाज में रिज कैनाल नहीं बन सकती। सेकंड लिखिए, कंटूर कैनाल,
कंटूर का मतलब क्या था? कंटूर का मतलब a virtual line which is joining the points of equal elevation, that was contour. तो कंटूर कैनाल क्या होगी? ऐसे कैनाल जो सेम एलिवेशन पॉइंट्स को फॉलो कर रही हो कहीं ना कहीं, है ना? मीनिंग क्या है, मतलब समझो। सपोज इज अ कैनाल, दिस इज द वाटर लेवल इन द कैनाल। बीच में एक माउंटेन आ गया suppose। अब कैसे पास कराएं इसको? तो पास कराने के लिए या तो टनल बनानी पड़ेगी मुझे, तब पास हो सकती है कैनाल। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम सेम एलिवेशन से होके ना अलोंग द हिल जाके और फिर पास करा दें इसको लाइक दिस। जैसे जा रही थी सेम डायरेक्शन में सेम हाइट पे जाने दो बाद में। हाँ, तो मैंने एलिवेशन चेंज नहीं किया है, सेम एलिवेशन पे सेम कंटूर पे कैनल को पास करा दिया। नाउ इफ दिस इज अ हिल एंड इफ रेनफॉल अकर्स, अगर बारिश आ गई तो यहाँ से फिर नेचुरल स्ट्रीम तो आएंगी, है ना? आएंगी नहीं, ऊपर से तो आएंगी वो यार। आप साइड से आ रहे हो, ऊपर से आ रही है। तो ऐसे में क्रॉस ड्रेनेज वक्त तो बनाना पड़ेगा ना मुझे। यहाँ पे आप बच नहीं सकते क्रॉस ड्रेनेज वक्त से, है ना? लिखिए इसमें, when a canal passes through a hilly area, when a canal is passes through a hilly area, then it is aligned along the contour line. Then it is aligned along the contour line in the side of hill, in the side of hill, and it is known as contour canal. ठीक है? अब जैसे रिच कैनाल थी वो एक हाई पॉइंट पे थी, दोनों तरफ अंडर ग्रेविटी आप फ्लो करा सकते थे, कोई पंपिंग की जरूरत नहीं पड़ी हमें। लेकिन यहाँ पर ये तो वैली साइड हो जाएगा क्या इसका? ये तो वैली साइड हो जाएगा ना, कैनाल का ये वैली साइड हो गया और ये हिल साइड हो गया। तो अंडर ग्रेविटी अब आप सिर्फ वन साइड ही दे सकते हो, वैली साइड। हिल साइड पे आपको लिफ्ट इरिगेशन करनी पड़ेगी। लिफ्ट इरिगेशन मतलब आपको पंपिंग से वाटर को लिफ्ट करके पहुंचाना पड़ेगा ऊपर। ठीक है? अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको लिफ्ट लगेगा ऑब्वियसली, अगेन द ग्रेविटी कैसे जाएगा पानी कैनाल से? तो लिफ्ट इरिगेशन लगेगा एक साइड, दूसरी साइड लगेगा ये ग्रेविटी ड्रेनेज, है ना? राइट डाउन दिस पॉइंट। इन कंटूर कैनाल irrigation under gravity can be performed. In contour canal, irrigation under gravity can be performed.
In contour canal, irrigation under gravity can be performed, but in only one side. That is valley side. Full stop. In the side of hill. In the side of hill, lift irrigation is required. Next point. Also in contour canal, also, comma, in contour canal, the construction of cross drainage work is required. Cross drainage work is required frequently as a natural drain runs in perpendicular direction. As a natural drain runs in perpendicular direction to the contour. Next is side slope. Side slope canal, also known as side loam canal. साइड लोम कैनाल इस पिक्चर में तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ कि जो वाटर है, इस वाटर को थोड़ा सा देखो कि ये ऊपर की तरफ चढ़ के जा रहा है, लाइक दिस। कहाँ से आ रहे हो? किसी हिल से उतर के आ रहा है पानी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कभी, जैसे कहीं पे जब वोल्केनिक इरप्शन होता है और जो ओल्ड वोल्केनो हैं, डेड वोल्केनोस हैं, जो अब इरप्ट नहीं होने वाले, या पिछले 100 ईयर से कोई इरप्शन नहीं देखने के लिए मिला, और चांसेस हैं कि आगे भी इरप्शन ना हो, है ना। ऐसे वोल्केनोस को हम डेड वोल्केनोस बोल सकते हैं कि वहां से इरप्शन नहीं पॉसिबल है। तो वहां पर लावा है नहीं, तो अगर रेनफॉल होता है कंटिन्यूसली तो वाटर स्टोर हो जाता है वहां पे हाई पॉइंट्स पे। और जब हाई पॉइंट्स पे वाटर स्टोर होगा तो ओवरफ्लो होके फिर वो मूव करेगा, और मूव कैसे करेगा? अंडर द ग्रेविटी और कंटूर को फॉलो करते हुए। कैसे? ये जनरली जो मिलेगा आपको, मिलेगा हिली टेरेन पे, लेकिन रिलेटिवली हिली एरियाज में रिलेटिवली फ्लैट टेरेन पे। हिली एरिया में फ्लैट
हिली एरिया में नहीं होता कि फ्लैट टेरेन कहीं कहीं पे, है ना? तो हाई पीक पे तो है, लेकिन रिलेटिवली फ्लैट टेरेन पे, जैसे रिलेटिव फ्लैट टेरेन का मतलब क्या है, जैसे ये मैं कंटूर बना रहा हूँ और यहाँ पे पानी जमा है पूरा, suppose the elevation is 200, then 199.80, 199.60, 199.40, देख लो ग्रेडियंट कितना कम है। डाउन ग्रेडियंट तो है, लेकिन स्टीप ग्रेडियंट नहीं है ये। इट्स अ काइंड ऑफ फ्लैट टेरेन विद अ वेरी स्मॉल ग्रेडियंट, ठीक है? और हाइट तो बहुत है 200 मीटर पे, लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट देखें, contour interval is very less but the horizontal equivalent is quite high, then this type of contour represent a relatively flat terrain। तो यहाँ से जब कैनाल हम निकालेंगे यहाँ से, तो कैसे निकालेंगे? इट्स लाइक दिस डायरेक्टली, ये आ गई कैनाल मेरी। तो हाई एलिवेशन से लो एलिवेशन, लो एलिवेशन अंडर ग्रेविटी तो जाएगा, दैट फॉर श्योर, ठीक है? अब ये नेचुरल ग्राउंड को फॉलो करते हुए आ रहा है, तो कोई भी नेचुरल स्ट्रीम क्या इसको क्रॉस करेगी, तो दैट आई विल रिक्वायर द क्रॉस ड्रेनेज वर्क। बोलिए। हाई एलिवेशन पॉइंट से लो एलिवेशन पॉइंट की तरफ जा रहा है ना? तो क्या कोई भी नेचुरल स्ट्रीम इसको क्रॉस कर सकती है क्या? कैनाल के ऊपर वाटरफॉल कैसे बनेगा? पीछे भी तो कैनाल ही आ रही है ना पूरी वो। हाँ, नहीं क्रॉस कर सकता इसमें भी, ठीक है? लिखिए इसके अंदर, साइड स्लोप कैनाल्स आर अलाइंड, देखिए जो नेचुरल ड्रेनेज है, मान लो ये ब्लू से दिखाए तो नेचुरल ड्रेनेज, अगर ड्रेनेज होगा भी तो कैसे पास हो जाएगा वो? आएगा ऐसे निकल जाएगा अपना। इस भाई पानी इकट्ठा हुआ था यहाँ से, जो जाने वाला था उसके तो कैनाल बना ली मैंने, उधर तो रास्ता दे दिया ना मैंने कैनाल के फॉर्म में, तो उस एरिया पे फिर उधर से पानी ऐसे ऐसे कैसे क्रॉस करेगा बताओ? नीचे जाएगा ना वो, साइड में क्यों जाएगा पानी? समझ रहे हो? अगर यहाँ से ये कंटिन्यूसली डाउनवर्ड स्लोप है ना ऐसे, तो आपको सोचे देखो ये कुछ ऐसे, जैसे बर्थडे का टोपी होता है ना कोन, तो कोन से अगर कोई वाटर ड्रॉपलेट नीचे गिरेगा, तो कभी साइड में जा सकता है क्या वो क्रॉस करने के लिए? तो कैनाल को कभी क्रॉस नहीं कर सकता है। अब ये रहा बात कि नेचुरल ड्रेन इधर से है, इधर से क्यों आएगा? इधर तो मैंने कंस्ट्रक्शन करके रखा ही है, तो वहां से तो मेरा कैनाल के अंदर ही आ रहा है पानी, वो तो क्रॉस कहाँ हो रहा है? जो भी आएगा वो सीधा नीचे जाएगा, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ऊपर नहीं जा रहे, नीचे जा रहे, 3D समझो उसको, कंटूर है, ठीक है? तो राइट डाउन, साइड स्लोप कैनाल्स आर अलाइंड इन द फ्लैट हिली एरिया, side slope canals are aligned in the flat hilly area to carry the water from a water body located at top of hill, from a water body located at top of hill, full stop. The canal is aligned along the gravity, that is
परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द कंटूर लाइंस, perpendicular direction to the contour lines, full stop. It is known as side slope canal, because slope run in both sides. Slope run in both side of canal. नेक्स्ट लाइन से लिखिए, since a natural drain always run along gravity, since a natural drain always run along gravity, hence construction of cross drainage work, construction of cross drainage work is not required. ठीक है, so this classification was basically on the basis of the alignment we made. जैसे हाईवे में अलाइनमेंट मेड करते हैं ना, वैसे अलाइनमेंट के बेसिस पे था। तो साइड में लिख लेना, जब ये आपने लिखा तो ऊपर में कहीं पे जगह हो तो लिख लेना, ऑन द बेसिस ऑफ अलाइनमेंट है ये, अलाइनमेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया हमने, ऑन द बेसिस ऑफ अलाइनमेंट। नेक्स्ट, on the basis of sediment inflow, so we may have alluvial canal and non-alluvial canals. Alluvial canals are those canals which brings too much sediment in the flow. जितने भी नॉर्थ इंडिया की कैनाल्स हैं, जो रिवर सिस्टम है, वो सारे के सारे किधर क्या है, एलुवियल है। जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है ना, मेजर रिवर सिस्टम है ये नॉर्थ इंडिया का। तो यहाँ के जितने भी आपके फ्लड प्लेन्स हैं वो सारे क्या है, एलुवियल प्लेन्स हैं। एलुवियल क्यों नाम पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी डिपॉजिट है वो एलुवियल डिपॉजिट है, एंड एलुवियल डिपॉजिट्स इज दैट डिपॉजिट विच इज ब्रिंग आउट बाय द रनिंग वाटर। सोइल के अंदर पड़ा है ना क्लासिफिकेशन एलुवियल सोइल्स। तो गंगा का जितना भी गैंजेटिक प्लेन है ये बहुत पुराना है। ऐसा माना जाता है कि गंगा उतना पुराना है जितना पुराना हिमालय भी नहीं है। यानी जब ये क्या था आपका, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब आके इसके साथ में, जब पहले टैथरिस सी हुआ करता था, उसके बाद जब ये कन्वर्जेंस हुआ, कन्वर्जेंस के टाइम पे जब ये हिमालय बने, इनको जिनको यंग फोल्ड माउंटेन्स आप बोलते हो, क्योंकि ये नए हैं एक्चुअली, सबसे लास्ट में यही बना है, इससे भी पुरानी है वो, है ना। तो इतनी पुरानी रिवर है और वो कंटिन्यूअसली अपने फ्लो के साथ सेडिमेंट लेके आ रही है और डाउनस्ट्रीम पे छोड़ रही है। ऑब्वियसली सेडिमेंट कहाँ से ब्रिंग कर रही है, हाई रीजन से, हाई कंटूर से लो कंटूर्स की तरफ, है ना। तो जितनी भी आपकी नॉर्थ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जितनी भी रिवर हैं,
दे ब्रिंग हैवी सेडिमेंट इन देयर फ्लो, ठीक है, और वो सेडिमेंट को लाके कहाँ छोड़ देती है, डाउन स्ट्रीम पे। तो उन रिवर से अगर आपने कैनाल निकाला कोई, तो उस रिवर वाटर के अंदर क्योंकि सेडिमेंट था, तो उससे ब्रिंग करने वाले वाटर के अंदर भी सेडिमेंट होगा। तो अगर आपके कैनाल वाटर के अंदर सेडिमेंट है, तो उसको हम बोलेंगे एलुवियल कैनाल। और अगर उसमें सेडिमेंट नहीं है तो नॉन एलुवियल, जैसे कि साउथ इंडियन रिवर्स, वहाँ पे ज़्यादा सेडिमेंट मिलता ही नहीं है रिवर्स के अंदर। तो वहाँ से अगर आपने कैनाल निकाला तो दैट इज नॉन एलुवियल कैनाल, ठीक है। कैट फिश आ गया, कैचमेंट लिखा। गंगा रिवर का बेसिन है, बेसिन मतलब ये वाला एरिया पूरा जहाँ पे पानी आएगा। जैसे आपका वॉश बेसिन होता है ना, बेसिन का मतलब क्या, जहाँ पे सेंटर पे पानी हो, तो रिवर में भी सेंटर पे पानी होगा, लो लाइंग एरिया में, तो रिवर सबसे लोएस्ट लेवल पे ही होगी ऑब्वियसली, तो सारा का सारा पानी आके वहाँ पे जमा हो जाता है। तो राइट डाउन एलुवियल कैनाल। देखिए इसके अंदर, मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन रिवर्स, most of the North Indian rivers originated from hilly areas, and due to which they carry eroded particles of rocks in suspension with their flow. Eroded particles of rock in suspension with their flow. Such rivers are known as alluvial rivers. Such rivers are called as alluvial rivers. Full stop. The canal taking off OWF. The canal taking off from such rivers, the canal taking off from such rivers also receive these eroded particles, in their flow and known as alluvial canal, Next देखिए नॉन एलुवियल कैनाल। लिखिए मोस्ट ऑफ द रिवर इन साउथ इंडिया, most of the river in South India are originated from plain areas,
due to overflow action. And they receive sediment free water in their flow, known as non-alluvial rivers. Full stop. Next line लिखिए. The canals originated from these rivers also receives sediment free water known as non-alluvial rivers. Oh, non-alluvial canals. Known as non-alluvial canals. Make a note. The major problem with alluvial canal is that at low velocity, sediments are settled at the bed of canal. Sediments are settled at the bed of canal, which is known as silting. Next point in the note. Generally, it is considered that an alluvial canal is aligned in alluvial soil and non-alluvial canal is aligned in non-alluvial soil. ठीक है. Next, on the basis of lining, यहाँ पे भी दो है मेरे पास. अनलाइन कैनाल, जिसको हम अर्दन कैनाल भी बोल सकते हैं, यानी कच्चा मिट्टी से बनाया हुआ है, बस जैसे एक्सकवेशन किए और पानी को लाओ किया. और भी में है लाइन कैनाल. So this is the line canal.
एंड दिस इज अनलाइन कैनाल। ठीक है, मिट्टी है, इसके जो साइड स्लोप्स हैं उसको भी लाइनिंग नहीं किया गया है। तो ऐसे में इसका जो बेड है वो बेड भी यूनिफॉर्म नहीं रहने वाला है। अगर हाई हाई वेलोसिटी से फ्लो हुआ तो नीचे से बेड को इरोड करना स्टार्ट करेगा, स्करिंग करेगा, है ना। और अगर सेडिमेंट लेके आ रहा है और स्लो है फ्लो, यानी वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज लेस, देन एट दैट केस सिल्टिंग विल अगर। तो जो बेड का जो बॉटम है वो यूनिफॉर्म नहीं रहने वाला है। अगर यूनिफॉर्म नहीं रह रहा है तो यूनिफॉर्म नहीं होने से क्रॉस सेक्शन एरिया आपका यूनिफॉर्म नहीं है, क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म नहीं है तो फ्लो भी यूनिफॉर्म नहीं, है ना। तो आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम देखेंगे कि हमें कुछ थ्योरीज पढ़नी है, जैसे कैनेडीज थ्योरीज है, लिसिस थ्योरीज है ना। तो दोज थ्योरीज आर फॉर यूनिफॉर्म फ्लो, दे हैव दे गिवन द थ्योरी फॉर द यूनिफॉर्म फ्लो। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे इंडिया में तो यूनिफॉर्म फ्लो हो ही नहीं सकता है, खास करके ऑनलाइन कैनल में तो नहीं हो पाएगा। और लाइन कैनल मतलब तो बॉटम को और आपने साइड स्लोप्स को पक्का कर दिया है, वहाँ पे इरोजन पॉसिबल नहीं है, ना ही बेड का और ना ही साइड स्लोप्स का, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, फर्स्ट लिखिए अनलाइन कैनाल और अर्दन कैनाल। देखिए, इफ ए कैनाल इज कंस्ट्रक्टेड बाय, if a canal is constructed by excavating the earth, excavating the earth and adequate compaction of earthen slopes and bed, and adequate compaction of slope earthen slope मतलब ये जो साइड स्लोप है ना, मिट्टी का स्लोप, earthen slope and bed, then it is called unlined canal। नेक्स्ट लिखिए लाइन कैनाल। if bed and slope of canal, if bed and slopes of canal are coated with the are coated with the relatively stable material like brick masonry, stone pitching, and tiles, etc., then it is called as line canal। ठीक है, तो अर्धन कैनाल की क्या प्रॉब्लम है कि वहां पे एक तो सीपेज लॉस काफी होगा, हमने पढ़ा है सीपेज काफी ज्यादा लॉसेस होंगे मेरे, उस लॉसेस को प्रिवेंट करने के लिए लाइनिंग करनी पड़ेगी कैनाल की, और साथ ही साथ इसका जो साइड स्लोप्स है और बेड है वो भी फिक्स नहीं है ना, वो भी यूनिफॉर्म नहीं रहने वाले टाइम के साथ। तो इसकी डिजाइन लाइफ बढ़ाने के लिए भी हमें लाइनिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ऐड कर लो ये पॉइंट को। द लाइनिंग इज डन टू reduce the seepage losses. The lining is done to reduce the seepage losses and to increase the design life of canal, and to increase the design life of canal। Make a note। The major problem
with the design of unlined canal is that the major problem with unlined canal is that if velocity is increased, then erosion of bed and slope takes place. Then erosion of bed and side slopes takes place, which is known as scarring. Design of unlined alluvial canal, ये सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है कैनाल डिजाइन करने का। एक तो अनलाइंड है, अर्दन कैनाल है, ऊपर से सेडिमेंट्स भी आते हैं, ठीक है। अनलाइंड का मतलब क्या है कि यहाँ पे ना इरोजन हो जाएगा, इरोजन एट हाई वेलोसिटी, है ना। वैल्यूबल का मतलब क्या, टिल्टिंग एट लो वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो फ्लो की वेलोसिटी कम करोगे तो सिल्टिंग हो जाएगी, और फ्लो की वेलोसिटी बढ़ाओगे तो स्करिंग या फिर इरोजन हो जाएगा। दोनों में फर्क क्या है गौसम, इरोजन और स्करिंग? वो क्या है, इरोजन, स्करिंग और इरोजन। मेरा तो क्वेश्चन ही बेटा ये है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तीनों पावंग, एग्जैक्टली। इरोजन हमेशा बैंक्स का होता है, ठीक है, और स्करिंग हमेशा बेड का होता है। वो सेम ही प्रोसीजर है ना। मिट्टी ही टूट के निकल रहा है पानी के अंदर, लेकिन अगर बेड से हो रहा है तो हम स्करिंग बोलते हैं उसको, और अगर साइड से हो रहा है, बैंक्स आपके इरोड हो रहे हैं, उसको इरोजन बोलते हैं। लेकिन होने में दोनों में सेम ही चीज है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। लेकिन एक एक फर्क है इसमें। फर्क क्या है कि स्करिंग जो वर्ड है वो जनरली इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो डिपोजिटेड पार्टिकल्स हैं वो अगर अपलिफ्ट हो जाए फिर से वापस पानी में आ जाए, है ना, उसमें यूज करते हैं स्करिंग। तब इरोजन नहीं बोलते। जैसे हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जब सेडिमेंटेशन टैंक पढ़ते हैं तो वहां पे हम फ्लो वेलोसिटी को, वी नोट को, यहाँ पे वी नोट आएगा, भी वी नोट को डिफाइन करते हैं वहां पे। वी नोट के बेसिस पे डिजाइन करते हैं कि हम नहीं चाहते कि वी नोट इतना हाई हो कि हमारे जो सेटल्ड पार्टिकल्स है सेडिमेंटेशन टैंक में वो फिर से सस्पेंशन में आ जाए। तो वहां पे हम करिंग बोल सकते हैं, इरोजन नहीं बोल सकते। समझ में आया? तो ऐसी चीजें कोई इंटरव्यू में पूछ सकता है आपसे ना, छोटी छोटी चीजें हैं। तो क्या कंसेप्ट है इसके लिए, तो बेसिकली
Two hypothetical theories were proposed for the design of this unlined alluvial canals. पहली थ्योरी प्रपोज की थी कैनेडीज ने और सेकंड फिर लेसी ने, है ना। कैनेडी एंड सेकंड वाज लेसी, ठीक है। तो कैनेडी ने अपनी कैनेडी थ्योरी दी इसको, या कैनेडी थ्योरी लिख लो, इसको लेसी थ्योरी लिख लो। Done. तो आज कवर कर लेते हैं कैनेडीज को। कैनेडी का डिजाइन प्रिंसिपल क्या था? दोआब का मतलब क्या है कि दो रिवर जा रही हैं और बीच का जो लैंड है वो दोआब हो जाता है, ठीक है। और अपर अपर यानी ऊपर की तरफ बारी, बारी बारी लोकेशन का नाम है। तो ये टू रिवर्स है, वाफ और ब्यास, है ना। और रीफ और आर, आर मतलब रावी रिवर। तो ब्यास और रावी रिवर के बीच का जो लैंड है वहां पे कैनेडीज ने कितना 1895 के आसपास थ्योरी दी थी। 1895, इंडिपेंडेंस से भी पहले, महात्मा गांधी के आने से भी पहले। महात्मा गांधी इंडिया कब आए थे? कब आए थे महात्मा गांधी जी इंडिया? यानी उससे पहले की जो करेंसी थी उस पे महात्मा गांधी का फोटो नहीं आता था है ना। वो तो ऑब्वियसली बहुत बाद में आया। महात्मा गांधी कब आए थे इंडिया वापस? वापस कब पूछ रहा हूँ मैं, वापस वर्ल्ड वॉर के टाइम आ गए थे वो। मैं भी मिसाइल मारूंगा बोल के 14 में आए थे। हम्म, 15 में। तो 1895 के आसपास की थ्योरी है, जब हमारे पास एडवांसमेंट नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। अभी तो आप
इक्वेशंस को कैलकुलेटर में डाल लेते हो, आप इमेजिन करके देखो वो समय, उस टाइम पे थ्योरी प्रपोज हुई, इसलिए हमने इसको क्या बोला है कि ये हाइपोथेटिकल थ्योरी है। हाइपोथेटिकल मतलब अपनी मन मर्जी से जो बोल दिया गया, मतलब उस टाइम पे क्योंकि इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम मल्टीपल यू नो इक्वेशंस बना के उसको सोल्व कर सकें, मैथमेटिकल टूल्स का, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज करें थ्योरी को लेके आने के लिए, सेडिमेंट की एनालिसिस करें हमें पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, वो सब कुछ किया नहीं है, वो हम लिमिटेशन में लिखाएंगे इसमें क्या क्या नहीं किया गया था। तो इसलिए इसको हम सिर्फ हाइपोथेसिस बोल रहे हैं, क्योंकि ये मनगढ़ंत कहानियों पे बेस है इसलिए इसका कोई मतलब रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, काइंड ऑफ, क्योंकि इसमें जितने भी अजम्पशंस माने हैं ना वो वैलिड नहीं करती हैं रियल में। और ये सिर्फ उस रीजन के लिए स्पेशली उन्होंने अपना जो थीसिस किया था, वो अपर बारी दोआब रीजन के लिए किया था, जो कि पंजाब के आसपास का एक एरिया है। दिखा देता हूँ मैं कहाँ है अपर बारी दोआब रीजन। तो ये पंजाब के पीडब्ल्यूडी में थे, कैनेडी, तो कैनेडी है ना। अपर बारी क्या है, द लैंड बिटवीन द ब्यास एंड रावी रिवर ना इन पंजाब, तो उस रीजन की बात कर रहे हैं कैनेडीज। ठीक है, चाहे तो लिख लो, ये जीके के लिए एक लाइन लगेगा लिखने में, अपर बारी दोआब द लैंड बिटवीन ब्यास एंड रावी रिवर इन द पंजाब। ठीक है, कौन कौन कैनेडी है छोड़ दो, खुद बाद में देख लेना है बैकग्राउंड नहीं है। हाँ, तो डिजाइन प्रिंसिपल क्या था कैनेडीज का, उन्होंने बोला कि क्योंकि अनलाइन कैनाल था, तो मैं अगर आपको का साइड व्यू दिखाऊं कैनाल का, तो ये कुछ ऐसा होगा। अब ये कैसा बेड है, बेड तो ऐसा होता है, अरे वो तो लाइन का होता है ना, तो अनलाइन कैनाल है ना, अर्धन कैनाल है यार ये, तो इसका तो बेड स्लोप ऐसा ही होगा, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, दिस इज द फ्री सरफेस, राइट। अब यहाँ पर कुछ सेडिमेंट्स आएंगे साथ साथ, रिवर में, रिवर में कुछ सेडिमेंट्स होंगे, ये लेते हैं सेडिमेंट्स। और बेड के आसपास जहाँ पर भी ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा वहाँ पे एडीज फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। एडीज फॉर्मेशन होगा, तो एडीज फॉर्मेशन होने की वजह से एडीज का एक अपवर्ड कंपोनेंट आएगा। जब एडीज फॉर्म होंगे तो इस सेडिमेंट को क्या करेंगे, वाटर के अंदर जितना भी सेडिमेंट है उसको ऊपर के डायरेक्शन में पुश करेंगे, जबकि सेडिमेंट का सेल्फ वेट, सेडिमेंट का सेल्फ वेट क्या करेगा, वो नीचे की तरफ उसको ठेलेगा ना, है ना। और एडीज की वजह से अपवर्ड फोर्स एफ वी, वर्टिकल फोर्स इन द अपर डायरेक्शन जनरेट होगा। तो कैनेडी का मानना ये था कि हमें अगर सिल्टिंग को प्रिवेंट करना है, तो हमें एक ऐसा क्रिटिकल वेलोसिटी एक वेलोसिटी एक वैल्यू है वेलोसिटी का, वो फाइंड करना पड़ेगा। उस क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए कैनाल डिजाइन करना पड़ेगा, सो दैट दीज
अपवर्ड फोर्स विच आर कमिंग फ्रॉम द एडी। और एडी फॉर्मेशन किस वजह से हो रहा है? वेलोसिटी ऑफ फ्लो की वजह से होगा ना। जितना हाई वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा एडी फॉर्मेशन होगा, उतना ज्यादा टर्बुलेंस आएगा, राइट। तो अगर आप डिपॉजिट नहीं होना देने चाहते हैं, यानी सिल्टिंग को प्रिवेंट अगर करना चाहते हैं, तो you have to find one critical velocity at which no silting and no scarring will occur to make your channel uniform. मतलब this is the channel. The channel in which water level is here. This is the water level in the canal. So, as per Kennedy, what he proposed, the eddy currents will be generated inside the canal whose vertical component Fv acting in the upward direction Fv, and obviously some sediments will be there. Whose downward weight W is acting. So if this W becomes Fv, यानी जितना डाउनवर्ड फोर्स है उतना ही अपवर्ड फोर्स अगर आ जाए तो सिल्टिंग भी नहीं होगा और स्करिंग भी नहीं होगा, है ना। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ नो सिल्टिंग, नो स्करिंग। और यहाँ की जो वेलोसिटी है उसको बोला गया वी नॉट, क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन सेम नंबर के सेडिमेंट पे कितने लिए यहाँ पे? 4-5 लिए ना, 1 2 3 4 5। सेडिमेंट सेम है, एनालिसिस जो कर रहे हैं वो सेम वाटर पे कर रहे हैं, सेम सेडिमेंटेड वाटर पे कर रहे हैं, तो सेडिमेंट का कंसंट्रेशन सेम है। बट if velocity is less than critical velocity, if velocity is less than critical velocity, that means your F is less than W, ये तो होगा। और अगर ऐसा होगा तो eddy generation will be less, eddy generation is less, and hence here silting occurs, यहाँ पे silting हो जाएगी। और अगर यहाँ पे आपने क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी रखी, जो रियल फ्लो वेलोसिटी है, तो ऐसे केस में अपवर्ड कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा वेट से, जिसकी वजह से एडीज फॉर्मेशन विल बी मोर, राइट। एंड मोर एडी फॉर्मेशन मीन्स मोर वर्टिकल कंपोनेंट्स, तो सेडिमेंट तो छोड़ो, आपका स्करिंग स्टार्ट हो जाएगा, है ना। देन स्करिंग अकर्स। ये थ्योरी दिया था उन्होंने, फिर कुछ
मैथमेटिकल फॉर्मूले भी दिए हैं, इतना कॉपी करो फिर लिखाते हैं। या इसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए, है ना, टाइम जा रहा है, स्पेस छोड़ दीजिए, अब देख लीजिए कितनी दूर बन सकता है। देन स्टार्ट राइटिंग डाउन। अकॉर्डिंग टू कैनेडी, according to Kennedy, the silt supporting power of channel is derived from eddies generated at the bed of channel. Eddy is generated at the bed of channel. Next point. Kennedy considered that due to friction between flowing water and rough bed of channel, eddies are generated at base. Eddies are generated at base, and their vertical force component can balance the tilting and scurrying to avoid the deterioration of channel. Next heading लिखिए, critical velocity of flow V naught. तो क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या है? वो वेलोसिटी जिसमें कोई सिल्टिंग भी नहीं होगी और स्करिंग भी नहीं होगी। देखो, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट विच the velocity of flow at which neither silting nor scurrying occurs is called as critical velocity of flow. At this velocity, vertical component force of eddies
ऑफ एडीज becomes equal to weight of sediments. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिजाइन स्टेप। डिजाइन स्टेप्स ऑफ कैनेडी। क्या डिजाइन स्टेप्स लिए थे कैनेडी ने? डिजाइन स्टेप्स ऑफ कैनेडी। अभी डिजाइनिंग का क्या मतलब है? डिजाइनिंग का तो मतलब ये है कि भाई चैनल के डायमेंशंस सेलेक्ट करने हैं मुझे, यही तो होता है डिजाइन। अगर मैं कैनाल बना बना रहा हूँ, कैनाल का विड्थ क्या हो रहेगा, डेप्थ ऑफ फ्लो कितना होना चाहिए, है ना, वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना होना चाहिए, है ना, टॉप विड्थ क्या रहेगा, साइड स्लोप क्या रहेगा, ग्रेडियंट क्या रहेगा, ये तो होता है ना डिजाइन। और क्या है? तो पहले ओवरव्यू सुन लो, है ना, फिर डिजाइन स्टेप लिखने में मजा आएगा थोड़ा। हमें पहुंचना तो इसमें था, तो अभी मैं तो आपको थोड़ा उल्टा बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे। पूरा डिजाइन प्रोसेस बताया तो मैं आपको। डिस्चार्ज देखो, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, ये हमें पता है ना। डिस्चार्ज हमें ऑलरेडी पता होगा ना। लास्ट क्लास में दिखाया सिखाया आपको कैसे निकालना है डिस्चार्ज कैनाल के लिए, किस डिस्चार्ज के लिए डिजाइन करना है। तो ये क्यू तो हम पता कर चुके हैं कैसे निकालते हैं। अब अगर मुझे वेलोसिटी पता चल जाए, तो वेलोसिटी पता चलने से मैं क्रॉस सेक्शन एरिया डिजाइन कर लूंगा। अब सवाल रहा कि क्रॉस सेक्शन एरिया सर कैसे निकाल लोगे? डी इंटू डी थोड़ा ही ना है, ट्रेपीजियम चैनल है। तो पहली बात तो ये कि किसने बोला ट्रेपीजियम ही डिजाइन हो? क्या मेरी कैनाल सर्कुलर नहीं हो सकती? आई मीन सेमी सर्कुलर नहीं हो सकती, पार्सल फ्लो करा देंगे? क्या वो रेक्टेंगल नहीं हो सकती या ट्राइंगल नहीं हो सकती? वो अलग बात है कि हम ट्रेपीजियम को ज़्यादा फॉलो करते हैं, ट्रेपेजोइडल शेप को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं कैनाल में। बट कैनेडी का ये एजम्पशन था कि उन्होंने अपने डिजाइन में सिर्फ ट्रेपेजोइडल शेप को ही लिया। ठीक है, तो हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं कि कैनेडी ने क्या किया। बाद में लिमिटेशन भी बताएंगे क्या क्या लिमिटेशन थी, लेकिन अभी तो इसको जैसे उन्होंने बताया वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो उन्होंने ये तो ट्रेपेजियम चैनल सेक्शन लिया, और ये जो स्लोप है ना, ये भी उन्होंने फिक्स किया कि मेरा जो स्लोप रहेगा वो 0.5 हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल रहेगा। अब ट्रेपेजियम का एरिया तो निकालना हमने एस्टिमेशन में आपको सिखाया ही है, बता दीजिए क्या हो जाएगा। क्योंकि कैनेडी के से अगर क्वेश्चन आया है तो डिजाइन करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। अगर मान लेते हैं कि डेप्थ ऑफ फ्लो मेरा वाई रहेगा, ये सब आप कर चुके हो ऑलरेडी, कुछ एक आध फॉर्मूला नया है बस। तो डेप्थ ऑफ फ्लो हो गई, और सपोज दिस इज द विड्थ ऑफ द चैनल। तो अब मैं जब डिजाइन स्टेप लिखाऊंगा तो मैं फॉर्मूले डायरेक्ट लिख दूंगा। तो एक्सप्लेनेशन अभी मैं दे देता हूँ फॉर्मूले का भी, कहाँ से क्या चीज़ आएंगी बाद में, ध्यान से समझ लीजिए। एरिया कैसे निकलेगा इसका? ये बीच वाला रेक्टेंगल और दो ट्राइंगल। अब स्लोप तो दे दिया n, तो फॉर y हॉरिजॉन्टल हाउ मच, फॉर y वर्टिकल हाउ मच हॉरिजॉन्टल, एन वाई हॉरिजॉन्टल। अगर y डेप्थ ऑफ फ्लो है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हुआ, एन वाई, और ये भी एन वाई हो गया। ठीक है, तो एरिया कैसे निकलेगा, बी वाई प्लस
वन, टू ट्राइंगल्स है तो टू के लिए टू आ गया। वन ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना, एन वाई इंटू हाइट, ये आपका आ गया बी वाई प्लस एन वाई स्क्वायर। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ फ्लो कितना रखेंगे, तो डेप्थ ऑफ फ्लो को निकालना ही एक्चुअली मेन डिजाइन है, जहाँ पे हम ट्रायल एंड एरर प्रोसेस करें, है ना। ठीक है, उसके बाद स्लोपिंग ब्रेथ कैसे निकलेगा, इफ दिस इज वाई, दिस इज एन वाई, पाइथागोरस से निकल जाएगा, निकालो कितना हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा मान लो, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू एन वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, रूट ओवर एन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू, टेक द वाई कॉमन और आउट कर लो उसको, तो क्या बचेगा, वाई एन स्क्वायर प्लस वन, है ना। ये आप एस्टिमेशन में ऑलरेडी कर चुके हो, रोड एस्टिमेशन, ऐसे एरिया निकालते हैं, ऐसे साइड स्लोप निकालते हैं, तो वो तो प्रॉब्लम नहीं है। देन एरिया पता चल जाएगा, एरिया वाई के टर्म्स में आएगा, मेन सवाल यही होता है कि हमें वाई कितना रखें और क्रिटिकल वेलोसिटी कैसे। तो एक बार हम क्या करेंगे, वाई को ज्यूम करके क्रिटिकल वेलोसिटी निकालेंगे, और फिर क्रिटिकल वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग फिर हम अपनी वाई को चेक करेंगे, उल्टा है, मतलब भाई आपको डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी चाहिए होता है, एरिया तो आ जाएगा वाई के टर्म्स में, वी कैसे आएगा, तो वी के लिए मैं दो फॉर्मूले यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, या तो केजी या फिर मैनिंग्स। वाई, ओपन चैनल फ्लो के लिए इनके अलावा और कुछ चूज होता ही नहीं अभी तक, 90% क्वेश्चन में आपको या तो चेजिस से सोल्व करके देंगे या तो मैनिंग से करके देंगे। लेकिन पता है दिक्कत क्या है, चाहे मैं चेजिस से सोल्व करूं या मैनिंग से सोल्व करूं, चेजिस और मैनिंग्स फॉर्मूले हैं वो यूनिफॉर्म फ्लो के लिए हैं, लेकिन ये मेरा जो अपर बारी तो अब रीजन्स में ये जो कैनाल बना था, वहां पर तो फ्लो ही यूनिफॉर्म नहीं था, क्योंकि ये अनलाइन था, है ना, कहीं पे सिल्टिंग कहीं पे करिंग का केस है, तो ऐसे में नॉन यूनिफॉर्म फ्लो था, यूनिफॉर्म नहीं था, तो ये फॉर्मूले लगाने गलत थे, बट लगाए तो लगाए, इसलिए तो अभी यूज नहीं करते ना। तो चेजिस और मैनिंग, और चेजिस, चेजिस के लिए क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू वी इज इक्वल टू सी अंडर रूट आर एस, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है ओपन चैनल फ्लो में। और मैनिंग्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, वी इज इक्वल टू वन बाई आर, वन बाई एन आर टू द पावर टू बाई थ्री एक्स टू द पावर वन बाई टू, ये तो ये दे के रखेगा ये क्वेश्चंस में, ये कैसे पता चलेगा। अब यहाँ से सी को निकालने के लिए गैंगलेट कटर्स फॉर्मूला लगेगा, और गैंगलेट कटर फॉर्मूला लगेगा, तो गैंगलेट कटर फॉर्मूला क्या है बताइए, हाउ टू कैलकुलेट सी बाय गैंगलेट कटर फॉर्मूला, बताइए, अरे बता दो यार, हाँ नहीं बताओगे, क्या फायदा पड़ के, ये है, यहाँ से एन की वैल्यू देके रखेगा, वो बोलेगा कि कटर्स कोफिशिएंट या कटर सगोस्टी कोफिशिएंट एन इज दिस, एंड द स्लोप, स्लोप की वैल्यू कितनी, तो स्लोप इज 1 इन 3500 टू 1/5000 इफ नॉट गिवन, ये भी एजम्पशन था कि हमारा जो स्लोप रहेगा वो बेड का वो 1/3500 टू 1/5000 रहेगा, ठीक है, ये भी लिमिटेशन है भाई, किस बेसिस पे आपने स्लोप माना, तो ये सारे इसकी इनकी थ्योरीज की लिमिटेशन थी, मैंने बोला ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दी कि स्लोप ये रहेगा, उसके बाद एक इक्वेशन दी है वहाँ पे एम, जो कि पार्टिकल के साइज के बेसिस पे रिलेट कर दिया उन्होंने डेप्थ ऑफ फ्लो को, है ना, तो बहुत ही मैशअप थिंग है इस थ्योरी में, तो सिर्फ हमें डिजाइन स्टेप पे ध्यान देना है
कि किस तरीके से डिजाइन होना है। इस पे नहीं जाना है कि ऐसा तो नहीं हो सकता है। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, वो आज आप जान रहे हो ना, आज आपको पता चल रहा है ये 2 साल बाद। लेकिन उस टाइम की टेक्नोलॉजी जितनी थी उस हिसाब से उन्होंने अपने अपना बेस्ट दिया उस टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ से आपका सी निकलेगा, सी के बाद में आपका वी निकलेगा, वी के बाद में वहां पे पुट करेंगे, वहां से पुट करेंगे तो फिर एक नई डेप्थ निकलेगी। तो डेप्थ को जो पहले ज्यूम करी थी और ये वाली डेप्थ, दोनों को कंपेयर करो। अगर दोनों डेप्थ सही आती है तो डिजाइन ठीक है, नहीं आती है, assume another depth and do the same process till you are not getting the same values। ठीक है, तो हमें कैसे पता होगा कि डिस्चार्ज 50 क्यूबिक मीटर पर सेकंड आ रहा है या 80 मीटर क्यूब पर सेकंड आ रहा है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि डी डिस्चार्ज तो मुझे पता है। अब कितना डेप्थ ऑफ फ्लो एज्यूम करूं मैं, अभी मेरा पास तो एरिया भी नहीं है ना, कुछ भी डिजाइन नहीं है। तो उसके लिए एक टेबल है जिससे आपको रिलेटिवली जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, आइदर इन सिंगल ट्रायल और 2 ट्रायल्स में, है ना, कि किसी पर्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए कितना डेप्थ ऑफ फ्लो आपको लेके शुरुआत करनी है अपने ट्रायल की थ्योरी में, वो हम देंगे। ठीक है, तो चलिए डिजाइन स्टेप्स लिखते हैं। ये सारे फॉर्मूले जो हैं हाइड्रोलिक्स के हैं, के बाद तो ड्राइव नहीं करने की जरूरत है, डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यूज को लिखूंगा मैं। ठीक है, हम्म, चलिए फर्स्ट स्टेप लिखिए। स्टेप वन, स्टेप वन में सबसे पहले ही आपको क्रिटिकल वेलोसिटी निकाल लेनी है। ठीक है, फाइंड क्रिटिकल वेलोसिटी। वी नॉट, ये इक्वेशन याद रखनी है ना, क्रिटिकल वेलोसिटी गिवन बाय कैनेडी। 0.55 m by 0.64, where v naught is critical velocity in meter per second, y is equal to depth of flow in meter, m क्या है, m is a critical velocity ratio, critical velocity ratio। और इसकी वैल्यूज भी उन्होंने दी थी, m, ठीक है। तो ये वैल्यू कहाँ से आई, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब जो अपर बारी दोआब में जो सेडिमेंट का साइज मिला उनको, उसको उन्होंने स्टैंडर्ड मान लिया, और अगर आप अपनी कैनाल डिजाइन करें और आपको वो साइज से कम साइज मिले तो उसको कैटेगरी मिलेगी फाइन पार्टिकल की। ठीक है, और उससे कोर्सा साइज मिले तो देन सेकंड कैटेगरी।
डन। स्टेप 2, फाइंड क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया कैसे निकलेगा? डिस्चार्ज क्या हो जाएगा? एरिया इंटू क्रिटिकल वेलोसिटी। तो एरिया क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज बाय क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, लेट क्यू इज द डिजाइन डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। डन। स्टेप 3, टर्मिनल डायमेंशन। स्लोपिंग ब्रेथ कितनी हो जाती है? वाई अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और एरिया कितना हो जाएगा भाई? बी वाई प्लस एन वाई स्क्वायर, वेयर एन विल बी टेकन एज 0.5। व्हाट इज 0.5? साइड स्लोप टेकन एज पर कैनेडी was n horizontal to 1 vertical, मतलब n to 1। देन स्टेप 4, एरिया मिल गया, वेटेड पेरीमीटर। वेटेड पेरीमीटर कैसे निकलेगी? वेटेड पेरीमीटर भाई, वेटेड पेरीमीटर का मतलब क्या है? वाटर सरफेस जितना टच कर रहा है बाउंड्री को आपको इन साइड से, दैट इज द वेटेड पेरीमीटर। तो ये हो जाएगा क्या पार्ट वेटेड पेरीमीटर में? ये वाला पूरा आएगा, अगर ये फुल फिल है तो ये वाले पूरा आएगा, ये आएगा, फिर ये वाला आएगा, यही होगा। निकाल लो, क्या हो जाएगा? बी प्लस जितना ये उतना ही उधर पे भी है, तो 2 टाइम्स ऑफ वाई एन स्क्वायर प्लस 1। देन स्टेप 5, हाइड्रोलिक रेडियस आर। आर कैसे निकलेगी? आर इज इक्वल टू एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर ए वाई पी डी वाई प्लस
एन वाई स्क्वायर बाय ई प्लस 2i एन स्क्वायर प्लस 1। पीछे में यहाँ पे वाई डेप्थ ऑफ फ्लो है ना, तो ये लिख लो, ये कैसे डेप्थ ऑफ है, ट्रायल डेप्थ ऑफ फ्लो है ये, क्योंकि ये सही नहीं है ना, ये तो अज्यूम्ड है, बाद में चेंज होगी, वन गो में आंसर नहीं आता है। वहाँ पे लिख लो बस ट्रायल है, वो ट्रायल डेप्थ ऑफ फ्लो। तो वाई लिखा है आपने डेप्थ ऑफ फ्लो, दैट इज ट्रायल डेप्थ ऑफ फ्लो। ठीक है, डन। नाउ स्टेप 6। एक्चुअल वेलोसिटी बाय नंबर 1, Page's formula, that is V equal to C under root RS, where S is the bed slope. For uniform flow, it is the slope of energy line। ये प्रीवियस लेक्चर्स में मैं प्रूफ कर चुका हूँ, याद नहीं है कहाँ, लेकिन एनवायरनमेंट में शायद एक बार। ये जो आपका हाइड्रोलिक एनर्जी लाइन है, उसी के पैरेलल होगा ये। तो अगर पैरेलल होगा तो जो स्लोप बेड का है वही एनर्जी स्लोप, वही एनर्जी लाइन का स्लोप होगा, है ना। हम लोग पढ़ते हैं, देखिए हम लोग पढ़ते हैं हमेशा इसको ना, बेड स्लोप था ही नहीं है, बेड स्लोप कभी था ही नहीं, ये तो स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन होता है। अब क्योंकि हम हमेशा डील करते हैं यूनिफॉर्म फ्लो के साथ, तो वहाँ पे स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन इज इक्वल टू चैनल बेड, ग्रेडियंट ऑफ द बेड, इसलिए इसको हम हमेशा बेड स्लोप पढ़ रहे हैं, पर रियल में वो बेड स्लोप नहीं आता है। एफ, अच्छा यहाँ पे आर तो बता दिया, सी कैन बी कैलकुलेटेड, सी है क्या, सी इज द His coefficient, His constant, not coefficient, His constant, can be calculated। Cutter's formula, क्या फॉर्मूला था,
वेयर एन इज द ये दिया होगा इन्होंने। और ठीक है, नेक्स्ट। भाई मैनिक्स फॉर्मूला अगर निकाले तो इक्वेशन देखिए कभी। ये है मेरा स्टिकलर्स फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मैनिक्स कोएफिशिएंट
वैसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लगभग 15-20 फॉर्मूले हैं हाइड्रोलिक्स के अंदर मैनिंग्स के निकालने के लिए। तो आउट ऑफ विच वन यू कैन यूज, ठीक है, वेयर डी इज द एवरेज पार्टिकल साइज इन mm। ठीक है, तो आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, यहाँ से इफ v इज इक्वल टू वी नोट, डिजाइन इज ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, डिजाइन ठीक है। लेकिन इफ v इज नॉट इक्वल टू वी नॉट, रीडिजाइन द डायमेंशन। तो फिर से आप अज्यूम करेंगे डेप्थ ऑफ फ्लो को, वहां से निकालेंगे वेलोसिटी। If s is not given, then assume the value of s between 1 by 3500 to 1 by 5000। Now make a note. Chase's and Manning's formula are valid for Chase's and Manning's formula are valid for uniform flow only, but in unlined channel, but in unlined channel due to continuous current, due to continuous current and silting, flow becomes non-uniform. Flow becomes non-uniform. Hence, these formulas should not be used in case of earthen channel. In case of earthen channel. Guidelines to assume ट्रायल डेप्थ, अब कोई भी डेप्थ लेके स्टार्ट कर सकते थे, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, लेकिन ऐसा करने से काफ़ी इटरेशन के बाद आप रियल रिजल्ट पे पहुंचेंगे, है ना। तो फॉर अ गिवन डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, what should be the trial depth in meter?
ठीक है, तो ऐसे ट्रायल डेप्थ आप लेके अगर चलें तो चांसेस है जल्दी आपका आंसर मिलेगा, एक या दो इटरेशन के बाद आंसर आ जाए। और कुछ भी याद ना होता हो तो कम से कम इसको तो याद रख लो यार, कि मैक्सिमम क्वेश्चन इतने डिस्चार्ज के बीच में पूछे जाते हैं। तो 50 के लिए आ जाएगा, 60 के लिए आ जाएगा, तो 2.5 मीटर डेप्थ लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे इसका डिजाइनिंग का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, थ्योरी इज ओवर। वैसे अगर न्यूमेरिकल ना भी करे तो भी चल जाएगा ना, है कि नहीं? लिमिटेशन लिख लीजिए लेकिन जाते जाते, न्यूमेरिकल तो मेंस के लिए आएगा पूरा डिजाइन, स्किप कर देते हैं। ठीक है, कर दें। हाँ, तो फिर जल्दी कैसे खत्म होता है सब्जेक्ट, बताओ फिर मुझे। चलिए, लिमिटेशन लिखिए, लिमिटेशन ऑफ कैनेडीज थ्योरी। तो जो लिमिटेशन है उसका मैं आपको नोट्स भेज दूंगा ना, 10 पॉइंट लिखने हैं, वो सारे पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो उसको लिखने के लिए अभी मुझे उम्मीद भी नहीं था कि आपका क्लास होगा। हम फ्रॉम द 2 PM सोच रहे हैं ऑफ डालेगा डालेगा डालेगा, बट जैसे जैसे खींच खींच के करा ही दिया क्लास आपका आज। मेरा ये जो पूरा सोर थ्रोट पूरा पेन हो रहा है बोलने से। ठीक है, इसको ये लिमिटेशंस को हम भेज देते हैं आपको, वहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। जैसे आपको कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आएगा मेरे हिसाब से, नहीं अगर नहीं समझ में आएगा तो यू कैन आस्क, सिंपल।